स्टूडेंट्स, होप आप लोगों का नीट का पेपर अच्छा रहा होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे नीट पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। मैं यहाँ पे अलग अलग पोर्शन को अलग अलग डिस्कस करूँगी, यानी पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री को डिस्कस करूँगी, उसके बाद में मैं ऑर्गेनिक को, एंड देन आफ्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे इस क्वेश्चन में हमको बोला है फॉर द रिएक्शन 2A कन्वर्ट्स इंटू B+C। इसके लिए हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और बोला है एट अ गिवन टाइम अगर इस रिएक्शन मिक्सचर की कंसंट्रेशन ये हो 2 × 10⁻³ तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। देखो बच्चों, Kc का वैल्यू तो दे रखा है इसके अंदर, तो हमें क्या करना है, पहले Qc चेक करना है, रिएक्शन क्वोशिएंट। तो रिएक्शन क्वोशिएंट का फॉर्मूला क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हमको कंसंट्रेशन क्या किया है, सारी इक्वली दी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻³ का स्क्वायर। तो ये कट हो जाएगा, तो मुझे यहाँ से Qc का वैल्यू मिलेगा 1। अब देखो यहाँ पे ना बेटा Kc का वैल्यू आपको दे रखा है 4 × 10⁻³ जो कि Qc से कम है, यानी ये केस है Qc इज ग्रेटर देन Kc। और जब ये केस होता है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका आंसर होगा रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड इन डायरेक्शन। सो द आंसर विल बी 4th। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें हमें दिया है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट फॉर हीलियम+1 इज -x जूल, देन दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन n = 2 स्टेट फॉर बेरिलियम+3 आयन। बेसिकली बोला है कि अगर हीलियम आयन के फर्स्ट शेल के लिए एनर्जी का वैल्यू -x हो तो बेरिलियम+3 आयन के सेकंड शेल के लिए इस एनर्जी का वैल्यू कितना होगा। अब हम लोग जानते हैं बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेल का नंबर का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अगर मैं हीलियम के लिए निकालूं तो इसका रेशियो आएगा, हीलियम का जो नंबर है एटॉमिक नंबर वो है 2 का स्क्वायर 4 और शेल का नंबर दिया है 1। देन अगर मैं बेरिलियम के लिए निकालूं तो बेरिलियम का Z कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और इन्होंने सेकंड शेल बोला है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 से ये कट होगा तो मेरा ये रेशियो सेम आएगा। बच्चों अगर रेशियो सेम आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू भी सेम होगी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा -x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, मैच द फॉलोइंग है। ये क्वेश्चन आया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। अब यहाँ आपको पूछा है कि इन कन्वर्जन्स के लिए कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि 1 मोल वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से अगर हम ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। आप जानते हैं अगर हमें पूरा 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए तो उसके लिए 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगता है, ठीक है। अब अगर 1 मोल वाटर का यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से आपको केवल मिलेगी ½ मोल ऑक्सीजन, यानी उसके लिए आपको लगेगी 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सेकंड, यानी ए में आएगा सेकंड। यहाँ से आप फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने बोला है 1 मोल ऑफ MnO4- यानी कि पर मैग्नेट आयन मैग्नस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। बेटा MnO4- जब मैग्नस आयन में कन्वर्ट होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन का। यू कैन चेक द ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ रहा है। +7 से +2 जाने के लिए इसने 5 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया है, ठीक है। तो इसके अंदर इसका आंसर होगा 4th, तो बी का आंसर रहेगा 4th। तो ए में होगा सेकेंड एंड बी में होगा 4th, और ये ऑप्शन होगा अपना सेकेंड। अगला भी चेक कर लेते हैं। 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम हमको चाहिए कैल्शियम क्लोराइड से, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड से 1.5 मोल अगर हमें चाहिए ये कैल्शियम, तो उसके लिए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। देखो अगर आप देखो कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, +2 से 0 जाने में 2 मोल यानी कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। अगर आपको 1 मोल चाहिए तो 1 मोल के लिए रिक्वायर्ड है, फॉर 1 मोल कैल्शियम 2 फैराडे इज रिक्वायर्ड। तो 1.5 के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी, 3 फैराडे, राइट। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर बोला है FeO से Fe2O3 में जा रहा है। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो FeO का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और Fe2O3 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में बेटा कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, 1 फैराडे। तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसके अंदर आपसे बोला है द हेनरीज कांस्टेंट KH वैल्यू फॉर 3 गैसेस A, B, C इन वाटर आर 145, 2 × 10⁻, यहाँ -5 आएगा, एंड 35 किलो बार रेस्पेक्टिवली। द सॉल्युबिलिटी ऑफ
दीज गैसेज इन वाटर फॉलो द ऑर्डर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता है किसी के हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो आप देखोगे ए वाली जो गैस है उसका हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। ऐसा एक ही ऑप्शन है आपके पास में। देन आप देखो उसके बाद में 35 और सबसे कम वैल्यू किसकी है, बी की। जिस गैस की हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम उसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। यहाँ आपको बोला है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होगी जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, तो ए का आंसर होगा सेकंड। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा यानी बी का होगा थर्ड। ए में सेकंड एंड बी में थर्ड। आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और एडियाबैटिक में हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है, यानी यहाँ से इसका आंसर ये एंड आइसोकोरिक का आंसर ये होगा। तो आप जब मैच करोगे तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट, आपका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। ओके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी कैसे निकालते थे, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो इनमें से डेल्टा एन जी का वैल्यू जिसके लिए जीरो होगा वो तो उनमें तो केपी एंड केसी इक्वल होंगे और जिनमें नहीं होगा उनमें इक्वल नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ भी 2 मोल्स है गैसियस और 1 एंड 1 यहाँ भी कितने हैं 2, तो ये आंसर तो नहीं होगा। नेक्स्ट चले जाओ, यहाँ पे कितना है 1 मोल है और यहाँ पे 2 मोल्स है, तो बेटा इसका आंसर होगा सेकंड। अगला क्रॉस चेक कर लीजिए, 2 - 2 यानी कि इसमें इक्वल होंगे, अगले में फिर 2 - 2 इसमें इक्वल होंगे, तो 76 क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लॉट ऑफ लॉग बेस नेचुरल लॉग के वर्सेस यहाँ पे है 1/t, इट्स 1/t टेम्परेचर इज कंसिस्टेंट विद आर्नियस इक्वेशन। देखो यहाँ पे ना रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में आपसे ग्राफ पूछा है आर्नियस इक्वेशन से, तो कैसे करोगे इसको। आप जानते हो आर्नियस इक्वेशन क्या होती है, बोलो। लॉग बेस ई के इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। मैंने 2.303 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं इसको नेचुरल लॉग में रख रही हूँ। अब आप लोग इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते थे याद करो, आप इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इधर बच्चों x एक्सिस पे लूँ 1/t और y पे ले लूँ मैं नेचुरल लॉग k या फिर लॉग बेस e, तो यहाँ से मेरा ग्राफ कैसा आएगा, स्लोप नेगेटिव है ना, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, और इसकी स्लोप किसकी इक्वल होगी, इसकी स्लोप इक्वल होगी माइनस ई ए अपॉन आर की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपका आंसर होगा ए। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन। सबसे ज़्यादा हीलियम के एटम्स किसके अंदर होंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, देखो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, या फिर जो आपको वॉल्यूम दे रखा है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम विच इज़ 22.4 लीटर्स, राइट। उसके अलावा आप ले सकते हो क्या, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स हैं, डिवाइडेशन में क्या होता है Na। अब इन्होंने खुद से पूछा है एटम्स किस में ज़्यादा होंगे, तो हम एक काम करें जिनमें मोल नहीं दिया उनमें मोल निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट में बोला है 2.27 लीटर्स एट STP। देखो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो वो कितने आएंगे, 2.27 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, राइट। ऑलमोस्ट जो आपका आंसर आएगा वो 1/10 की इक्वल आएगा। अब 1/10 इंटू Na, यानी फर्स्ट ऑप्शन में तो इतने हीलियम के पार्टिकल्स होंगे। सेकंड ऑप्शन में इन्होंने बोला है आपके पास में पार्टिकल्स कितने हैं, 4 मोल्स। अगर आपके पास में 4 मोल पार्टिकल्स हैं तो 4 मोल के अंदर पार्टिकल्स होंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए Na से, तो सेकंड ऑप्शन में 4 इंटू Na होगा। अगला ऑप्शन आपको दिया है 4U, यू यूनिफाइड यूनिट है यानी एक एटम का मास है, तो ये तो सिंगल एटम हो गया आपका। उसके बाद में बोला है 4 ग्राम हीलियम। बच्चों 4 ग्राम हीलियम का मतलब क्या, हीलियम का खुद का मास कितना होता है 4, ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 1 मोल, तो इसके अंदर Na पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है 1/10 Na पार्टिकल्स, सेकेंड ऑप्शन में है आपके पास 4/Na पार्टिकल्स, थर्ड ऑप्शन में आपके पास केवल एक सिंगल पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल, और जो लास्ट ऑप्शन है उसके अंदर आपके पास में है 4/4 यानी कि 1 मोल पार्टिकल्स यानी कि Na पार्टिकल्स। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसके अंदर अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर देखना, मैच द फॉलोइंग बोला है और आपको ये 4 क्वांटम नंबर्स दिए और पूछा है कि कौन कौन सा क्वांटम नंबर किस चीज़ को बताएगा। आपको याद होगा ये n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज़ को बताएगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद में आप आ जाते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। एजीमुथल क्वांटम नंबर बेटा किसको बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल को। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर किसको बताएगा, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर आपका बताता है किसको, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और लास्ट जो हमारा ये क्वांटम नंबर होगा ये बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर होगा ए में थर्ड, बी में 4, सी में फर्स्ट एंड डी में, यानी कि आपका आंसर निकल जाएगा इसका थर्ड। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें आपको बोला है कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.75 m मोलार HCl सॉल्यूशन। द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू। अब अच्छी बात ये है इस क्वेश्चन में कि दो चीज़ें रिएक्ट कर रही है और इन्होंने पहले से ही बोल दिया कि ना यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका लेफ्ट ओवर रहने वाला है, यानी LR तो मुझे निकालने की नीड ही नहीं है। जो चीज़ अनरिएक्टेड रह रही है तो जो नहीं रह रही है वो तो पहले फिनिश हो गई, तो यहाँ पे HCl आपका LR होगा। अब निकालेंगे कैसे, तो देखो पहले इक्वेशन देखो, जब भी NaOH HCl से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, NaCl और साथ में बनेगा वाटर। इसके 1 मोल को रिएक्शन करने के लिए इसका कितना चाहिए, 1 मोल। तो मैं क्या करूँ, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ। जब मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालूंगी तो इन्होंने मुझे क्वेश्चन में मास दिया है 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 40, तो यहाँ से मुझे मिलेंगे 0.025 मोल्स। इतने मोल्स मेरे पास अवेलेबल है ऑफ NaOH। अब मैं एक काम करती हूँ, HCl के नंबर ऑफ मोल्स निकालती हूँ। मोलैरिटी एंड वॉल्यूम के थ्रू नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। मोलैरिटी इज 0.75, वॉल्यूम है हमारे पास में 25 ml में है इसलिए नीचे लगा देते हैं 1000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपका आंसर आएगा 0.01875 मोल्स। ठीक है, अब देखो ये छोटा नंबर आ रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से अगर डिवाइड भी करोगे ना दोनों को तो सेम वैल्यू आएगा, तो जो छोटा है वही तो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा है ये कम है तो इसको इसमें से माइनस कर दो। तो जब आप 0.025 में से 0.01875 को माइनस करोगे ना तो आपको मिलेगा 0.0625। ये लेफ्ट ओवर मोल्स है NaOH की, जबकि इन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, मास। तो मास के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 40 कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा वो मिलीग्राम में आएगा, विच इज इक्वल टू 250 मिलीग्राम। तो बेटा आपका आंसर होगा इसके अंदर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये थर्मोडाइनमिक्स में से है। The work done during reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas at 25 degrees Celsius pressure, 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 atm टू 20 एटमॉस्फेयर। अच्छा अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ वॉल्यूम नहीं देखी इन्होंने, प्रेशर दिया है। ठीक है, ये एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है ये कैसे पता करोगे, तो देखो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, जब ज़्यादा प्रेशर था इसका मतलब उस टाइम वॉल्यूम कम था, और जब कम प्रेशर है तब वॉल्यूम बढ़ गया, यानी यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है। जब सिस्टम एक्सपांड होता है तो वो खुद से काम करता है, तो यहाँ वर्क डन बाय सिस्टम निकालना है, वो भी हमको कौन सा निकालना है, रिवर्सिबल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे बच्चों, आप लोग जानते हो, रिवर्सिबल वर्क डन इज इक्वल टू होता है -2.303 nRT log बेस 10। अब यहाँ पे हमको प्रेशर दिया ना तो P1/P2 होगा। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स तो पहले से इन्होंने क्या बोल रखे हैं, 1 मोल है हाइड्रोजन गैस का, तो मैं इसको ले लूँ 1। खुद से बोला है R की वैल्यू 2 कैलोरी लेनी है। टेम्परेचर कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी ले लो आप 298 मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 10, और प्रेशर इनिशियल कितना था 20, बाद में कितना हो गया 10, तो यहाँ से गए 2। लॉग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। तो बेटा जब आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा -413.14 कैलोरीज, जो कि है आपका थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन which slope this, okay, the temperature at which the osmotic pressure measurement is done will be। देखो क्या बोला है, आप जानते हो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT। अगर आप पाई वर्सेस टेम्परेचर के बीच में यहाँ पे कोई ग्राफ बनाओगे तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, पाई है,
और एक्स एक्सिस पे आपके पास में क्या है, टेम्परेचर है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये जो स्लोप होगी वो किसके बराबर होगी, आपकी, देखो इसमें इन्होंने बोला है कंसंट्रेशन के वर्सेस में है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कंसंट्रेशन लेते हैं, तो जो आपका स्लोप होगा वो RT के इक्वल होगा। ठीक है, अब इन्होंने पहले से बोला है कि यहाँ पे आपका स्लोप का वैल्यू कितना है, 25.73। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, हम सीधा लिख दें स्लोप इज इक्वल टू RT विच इज इक्वल टू 25.73 लीटर बार मोल इनवर्स। ठीक है, ये इन्होंने दे रखा है। अब क्या करोगे, आप जानते हो R का वैल्यू कितना होगा और इन्होंने खुद से भी दिया है, तो R का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो 25.73 डिवाइडेशन में 0.083। बेटा जब आप इसका आंसर निकालोगे ना तो आपका आंसर ऑलमोस्ट 303 के अप्रॉक्स आएगा। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में ना आपको पूछा है कि आपका आंसर किस में आना चाहिए, डिग्री सेल्सियस के अंदर। ठीक है, तो अगर आपका आंसर डिग्री सेल्सियस में आना चाहिए तो उसके लिए आप इसको 273 में से माइनस कर देना। तो जब आप 273 में से माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि इक्वल होगा सेकंड ऑप्शन के। ये फैराडे के सेकंड लॉ पे बेस्ड है। मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग दिस अमाउंट ऑफ करंट थ्रू अ वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 सेकंड। मतलब 100 सेकंड के लिए अगर आप इतना करंट पास आउट कराते हो तो कितना ग्राम कॉपर वहाँ पे डिपॉजिट होगा। आप जानते हो फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96487। आप राउंड ऑफ करके 96500 काम में लेते हो। ओके, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या काम में लेते थे आप लोग, टाइम इनटू करंट। क्यों होता था तो मैंने उसको इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, राइट। ओके, अब यहाँ पे आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, तो इसका खुद का मास है 63। ठीक है, डिवाइडेशन में 2 इंटू 965,487 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 100 सेकेंड्स और 9.648 सेकेंड्स के लिए एम्पियर करंट को इन्होंने फ्लो करवाया, राइट। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपका आंसर आएगा 0.315 ग्राम, जो कि आपका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अ कंपाउंड कंटेन्स 32% ऑफ A, 20% ऑफ B एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ C, देन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ X विल बी। क्या करोगे, आप लोग को एक कंपाउंड में दिया है A, B एंड C। इन्होंने बोला है इस कंपाउंड में 32 ग्राम A है, 20 ग्राम इसके अंदर क्या है, B है, रेस्ट जो आपका बचा है 48 ग्राम वो क्या है, C। अब जब भी हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं क्या मानते हैं, कंपाउंड 100 ग्राम रहा होगा, उस 100 ग्राम में से इतना इतना अमाउंट इनका प्रेजेंट है। अब यहाँ पे इन्होंने मोलार मास दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके मोलार मास से डिवाइड करके पहले निकालेंगे इनके नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा यहाँ से आपके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 1/2, 1/2 और ये आएगा 3/2। अगर मुझे इसे होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँ, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 1:1:3। तो इसका मतलब हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो होगा A1 B1 C3 विच इज़ योर आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्वाड्रपल्स का मीनिंग हो गया कि रेट 4 गुना हो जाती है। तो देखो 2 टेम्परेचर दिए हैं, रेट के बारे में बताया है कि 4 गुना हो गई है, इसका मतलब आप लोगों को ना K2/K1 का वैल्यू दे दिया इन्होंने और एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है। तो आप जानते हो आइनियस इक्वेशन के एक रिलेशन से कि log base 10 K2/K1 इज इक्वल टू क्या होगा, EA डिवाइडेड बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। टेम्परेचर हमने यहाँ पे कैल्विन में लेना है, तो log base 10 K2/K1 का वैल्यू 4 हो गया, EA हमको निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 19.14। ओके, इनिशियल टेम्परेचर हो गया आपका 300 केल्विन और उसके बाद में ये कितना हो गया 330 केल्विन। ठीक है बेटा, यहाँ से आप जब EA सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 38.04 किलो जूल। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा इसके अंदर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद कंसंट्रेशन दिस। ठीक है, देखो इक्विलिब्रियम पे पहले से आप लोगों को कंसंट्रेशन दे रखी है, फिर इन्होंने बोला है कि जब हम इसके अंदर 1 मोल 0.1 मोल पर लीटर NO और डाल देंगे, है ना, इसी के अंदर ये डाल दें तब अल्फा का वैल्यू कितना होता। देखो अगर हम लोगों ने कंसंट्रेशन 0.1 ली होती तो उस केस के अंदर अल्फा कितना आएगा ये हमको निकालना था। तो पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग केसी निकाल लेते हैं। केसी कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाय
डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो इसका पावर 2 आ गया, राइट। अब यहाँ से मैं कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट करूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -3 एंड इंटू 4.2 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेशन में इसका वैल्यू दे रखा है 2.8 इंटू 10 का पावर -3, उसका होगा स्क्वायर। ये हो गया आपके कैंसिल। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.60। ये हो गई आपकी केसी की वैल्यू। ठीक है, अब देखो, आप जानते हो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो कंसंट्रेशन चेंज करने से केसी का वैल्यू तो चेंज होने वाला नहीं है। अब आप क्या करोगे इस क्वेश्चन के लिए, देखो आपने लिखना है ये रिएक्शन क्या थी, 2NO किस में कन्वर्ट हो रहा था, N2 प्लस O2 के अंदर। इनिशियल कंसंट्रेशन आप मान लो कितनी, C। ठीक है, जब T इज इक्वल टू 0 था उस पर कंसंट्रेशन C थी और ये तो बना ही नहीं था। ठीक है, तो T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C में से जाएगा C अल्फा। ठीक है, 2 से यहाँ पे 1 बन रहा है तो C अल्फा से कितना बनेगा, हाफ, यानी C अल्फा बाई 2 और ये भी C अल्फा बाई 2। अब यहाँ से लिखो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या लिखोगे कि C इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दूँ इसका कंसंट्रेशन इंटू नाइट्रोजन का इंटू ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय C माइनस C अल्फा। ठीक है, इसका स्क्वायर, देखो यहाँ से C कॉमन आएगा तो C का स्क्वायर और C इंटू सी भी C स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये तो गया, यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, केसी का वैल्यू तो सेम ही है हमारे पास में, तो केसी का वैल्यू कितना था 1.6। ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका अल्फा का ऑलमोस्ट आंसर आएगा 0.717। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें आपसे पूछा है विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब रिएक्शन विजिबल नहीं है, मैं बता देती हूँ। फर्स्ट रिएक्शन आपको दी है, बैरियम क्लोराइड है और साथ में है सोडियम सल्फेट और ये मिलके बना रहे हैं बैरियम सल्फेट और साथ में बन रहा है NaCl। ठीक है, अब देखो बैरियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पे भी है +2। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे क्लोराइड -1 है, इधर भी -1 है, सोडियम यहाँ पे +1, इधर भी +1। सल्फेट की भी ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं है, सल्फर +6 है और ऑक्सीजन -2 है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर का कोई चेंज ही नहीं होगा तो वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं मानी जाएगी, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अगला अगर आप ऑप्शन देखोगे तो जिंक जो है 0 से +2 जा रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगला पोटेशियम क्लोरेट है, क्लोरेट आयोडेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्लोरीन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और लास्ट क्वेश्चन के अंदर हाइड्रोजन 0 था, वो 0 से +1 जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी रेडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ। देखो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है अगर किसी को वैल्यू पता हो तो। रेट कांस्टेंट ऑफ 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो अभी अभी हम लोगों ने निकाला था लॉग बेस्ड इन K1/K2। अगर आपको 2 रेट कांस्टेंट पता हो तो आप निकाल सकते हो। रेट कांस्टेंट ऑफ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, नहीं, एक से काम नहीं चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन, रॉन्ग आंसर। ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। ये लास्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस, इनमें से आपको चूज करना है किसके अंदर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें, अ लिक्विड इवेपोरेट्स टू वाटर। अगर एक लिक्विड वाटर वेपर में जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो ए में होगी। टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन, नहीं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ तो बढ़ नहीं रही है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट चले जाओ, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड है, उसको हीट किया तो इससे ये CO2 गैस और वाटर बन रहा है, डेफिनेट बात है यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। मॉलिक्यूल से एटम बन रहे हैं और वो भी 2, तो यहाँ पे भी इंक्रीज करेगी, तो ऑप्शन होगा ACD विच इज फोर्थ ऑप्शन। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री आपकी हुई कंप्लीट। चलो बच्चों नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर कार्बोनेट। देखो ये तो NCERT की लाइन है और ये एकदम सही है। ठीक है, करेक्ट ही पूछा है, फिर भी अगले चेक कर लेते हैं। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन, ये रॉन्ग है। रेजोनेंस के लिए ओजोन के लिए ना 2 स्ट्रक्चर्स बनती है, ये NCERT की लाइन है। ठीक है, BF3 हैज़ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, नहीं ये रॉन्ग है। नॉन जीरो नहीं होता है बिकॉज ये ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इसके लिए 0 होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। एक बार लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन अमोनिया, देखो ये भी रॉन्ग क्वेश्चन है।
रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चों। इसमें पूछा है द पेयर ऑफ लेंथेनॉइड आयंस विच आर डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कौन से होंगे? तो देखो ध्यान से देखो, आपको याद होगा सीरियम, ठीक है, सीरियम +4 और YB+2 ये क्या होंगे? सीरियम +4 हो गया तो ये F0 रहेगा, और YB+2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? F14, ठीक है। अगर आपको इसका कन्फिग्रेशन याद है तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल लोगे, तो इसका आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, इसके अंदर क्या बोला है, ये कॉम्प्लेक्स दिया है इज अ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, वेयर एज CONH3 का होल 4 Cl2 इज अ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। सही बात है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनमें सेम टाइप के लिगेंड्स होते हैं, और हेट्रोलैप्टिक वो होंगे जिसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होंगे। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। सेकंड आ जाओ, कॉम्प्लेक्स दिस हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड बट कॉम्प्लेक्स दिस हैज मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। ये तो दिख ही रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है इसके अंदर, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसके अंदर आपको क्या बोला है, गिवन बिलो आर सर्टेन कैटायंस यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर फ्रॉम 0 to 7। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, ठीक है। एक बार हम लोग याद कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके ये जो आयंस थे प्रेजेंट होते थे कैटायंस 0 से 6 ग्रुप के अंदर। तो इसके अंदर एल्यूमिनियम जो है ये ग्रुप नंबर 3 का मेंबर है, ठीक है। कॉपर +2 जो है ये ग्रुप नंबर 2 का कैटायन है। बेरियम +2, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, ये एक ही तो ग्रुप में आते हैं, 5th वाला, ठीक है। कोबाल्ट +2, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, ये आते हैं कौन से ग्रुप में? 4th वाले में। और मैग्नीज किस में आएगा? 6th वाले ग्रुप में आएगा। तो इन्होंने बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कॉपर वाला पहले आएगा यानी बी के बाद में आएगा एल्यूमिनियम वाला यानी ए। आंसर होगा ये BADCE, ओके। तो इसका आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगेन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में इस बार 3 क्वेश्चन आ चुके हैं कोऑर्डिनेशन में से, 3 नहीं शायद 4th क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या बोला है, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे NO2 है, NO2 कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है? ऑक्सीजन से भी लिंकेज शो कर सकता है और नाइट्रोजन से भी, तो ये करेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो, ठीक है। सल्फेट और ब्रोमाइड दोनों लिगेंड का और काउंटर आयन का काम कर सकते हैं, तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। जो ये आपका C है ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करता है, और ये जो D होगा बेटा ये आपका सॉल्वेट आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो A में हो गया आपका सेकंड, B में हो गया आपका थर्ड, C में हो गया 4th और D में फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका सेकंड वाला। क्वेश्चन देखो बेटा, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, बट बेरिलियम 1s2 होता है 2s2, तो 2s2 और इसके अंदर 2p1 होता है, तो इन दोनों में एक्सेप्शन होता है, याद होगा आपको। बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा और बोरोन का कम होगा, तो आंसर होगा लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन यानी कि थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा, मैच द फॉलोइंग। अगेन इस बार काफ़ी मैच द फॉलोइंग आए हैं इसके अंदर। अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है आपका, क्या दिया है इसने, ट्राइगोनल, पिरामिडल, स्क्वायर, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर, पिरामिडल। देखो निकालते हैं ना, तो BrF5, ठीक है, जिनॉन F4 और SF6, ठीक है। देखो आपका SF6 कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल, आपको याद होगा। XeF4 कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ये होगा स्क्वायर प्लेनर, तो C में आएगा सेकंड एंड D में आएगा आपका थर्ड, ठीक है। उसके बाद में ये BrF5 ये होता है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, और अमोनिया होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर होगा A में फर्स्ट, B में 4, C में सेकंड, D में थर्ड यानी कि सेकंड ऑप्शन। स्टेटमेंट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स इज दिस, ओके। ये तो एनसीईआरटी का है और ये लास्ट ईयर के अंदर असर्शन में आया था, ठीक है। देखो कायदे से क्या होना चाहिए, मास ज़्यादा होने के साथ में वैंडरवाल्स फोर्सेस बढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, तो वाटर का सबसे कम होना चाहिए, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका ज़्यादा हो जाता है, तो ये ऑर्डर तो सही है। अगला स्टेटमेंट पे आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, सही है, होना तो लोअर चाहिए। द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इट हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो ये भी सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 and 2 इज ट्रू यानी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें आपसे पूछा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एन
इंटू n+2, राइट, यही तो होता है म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ आयंस दे रखे हैं और बोला है कि सेम मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए होगा, जिनमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। टाइटेनियम +3 के अंदर आपको मिलेगा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज के अंदर मिलेंगे आपको 5, स्कैंडियम में तो होता ही नहीं है, 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो निकल गए 0। तो क्रोमियम 3d5 4s1 +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स 4, इसमें रह गए आपके 4। और Fe+2 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। आप जानते हो डी में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, 1 2 3 4 5, और ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो 4 अनपेयर्ड रह गए। तो बी एंड डी यानी ऑप्शन होगा आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप जानते हो फोन, ये तो टॉप 3 कैंडिडेट्स होंगे। तो इसमें से आप लोगों ने क्या करने हैं, फोर्थ ऑप्शन हटा दो और ये फर्स्ट ऑप्शन हटा दो, बचे 2। अप टू डाउन मूव करने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो कार्बन से सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो सिलिकॉन सबसे कम, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, ऑप्शन होगा आपका सेकंड। पूछा है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि E0 वैल्यू, SRP वैल्यू जो है मैग्नीज +3+2 कपल की ज्यादा होती है पॉजिटिव एज कंपेयर टू क्रोमियम एंड आयरन +3 कपल। इसका रीजन क्या है, देखो आपको पता है मैग्नीज +3 कितना होता है, 3d4 बचता है, और +2 जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 3d5। तो ये पॉजिटिव होने का रीजन क्या है, 3d4 से किसमें कन्वर्जन हो रहा है इसका 3d5 के अंदर, तो ऑप्शन होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन से आ गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। देखो CONH3 का होल 6 इज डायामैग्नेटिक, देखो कोबाल्ट है +3 है, साथ में अमोनिया भी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी यहाँ पे, तो ये डायामैग्नेटिक होगा। आप जानते हो कोबाल्ट क्या होता है 3d7 4s2 +2 का मतलब क्या बच रहा है इसके अंदर 3d6, तो पेयरिंग हो जाएगी ना सबकी, तो ये डायामैग्नेटिक हो गया। जबकि आयरन एक वीक फील्ड लिगेंड है, इसके साथ में ये पेयरिंग नहीं कराएगा, तो यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको ऑक्टाहेड्रल की CFT याद हो तो ये बनाएगा T2G4 Eg2, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अच्छा 1 वाले में देखते हैं क्या लिखा था, बोथ कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन मैग्नेटिक बिहेवियर, सही बात है, तो दोनों ही चीजें एकदम सही है, दोनों ऑक्टाहेड्रल है बट दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो इसका आंसर होगा सेकंड। वैसे ना इस बार पेपर किसी पॉजिटिव इंसान ने बनाया है, ज़्यादातर चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें ही पूछी है, लास्ट ईयर नॉट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट, अगेन देखो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में से आया है, फेरस अमोनियम सल्फेट विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलाइसिस ऑफ Fe+2। देखो मोर सॉल्ट यानी फेरस अमोनियम सल्फेट बनाना है, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे हम लोग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेंगे। अब अगर कंसनट्रेटेड काम मिला तो वो +2 को +3 में कन्वर्ट करेगा, तो आप यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड काम में लोगे, आंसर होगा फर्स्ट। तो इसके साथ में इनऑर्गेनिक आपकी हुई फिनिश। अब स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक। ओके बच्चों, आप देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन सेक्शन बी का, ठीक है। देखो मेजर प्रोडक्ट्स A एंड B फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, इनसे क्या बनेगा। देखो PBr3 दिया है, फास्फोरस का हैलाइड है और अल्कोहल साथ में दे रखा है, इससे मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो ये अल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड था आपका, तो यहाँ से अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो 2 ऑप्शन मैच खा रहे हैं, A और B तो गलत हो गया। अब इसके बाद में अल्कोहलिक KOH है। बच्चों अल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, एलिमिनेशन कराना। एलिमिनेशन से ये मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनाने की कोशिश करेगा जो सेटजेफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो इससे देखो अगर Br यहाँ पे लगेगा तो आपके पास में ऑप्शन है या तो ये वाला डबल बॉन्ड हो या ये डबल बॉन्ड हो, तो वो एल्कीन बनेगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा B सही, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली टू ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट करने का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन लास्ट में मिथाइल अल्कोहल्स, ठीक है। तो 3 डिग्री वाला यानी ये फर्स्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें पूछा है आपसे मैच द फॉलोइंग। एथेन, एथेन में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, तो फर्स्ट का होगा थर्ड। एथीन, एथीन मॉलिक्यूल में 1 सिग्मा होता है और 1 पाई, इसका ऑप्शन होगा फोर्थ, ठीक है, सेकंड का फोर्थ, ओके सेकंड का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मॉलिक्यूल। देखो C2 मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं ना, आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MOD डायग्राम में पढ़ा है आप लोगों ने। इथाइन, इथाइन के अंदर आपके पास में होगा 1 सिग्मा इन 2 पाई, तो डी का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका आंसर रहेगा ए में थर्ड, बी में हो जाएगा फोर्थ, ओके ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें कन्वर्जन पूछा है कि ये कन्वर्जन करवाने के लिए करेक्ट रिएजेंट्स में क्या क्या होंगे इसके अंदर। देखो ये एक एल्कीन दे रखी है, इस एल्कीन से आपको बनाना है एल्डिहाइड,
बच्चों इस एल्कीन को पहले अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। अगर आप इसमें एसिडिक मीडियम में वाटर लेते हो तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से 2 ऑल बनेगा, जबकि यहाँ पे 1 ऑल का फॉर्मेशन करवाओगे तभी कहीं जाके एल्डिहाइड बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन गया, ठीक है। तो आपको लेना पड़ेगा बोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। तो इसमें आपके पास में रहे 2 आंसर। अब आ जाओ सेकंड, अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो पीसीसी एक फेमस रिएजेंट है, एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज। अभी एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन दिया है। देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखने के तरीके क्या होते हैं, हम रेजोनेंस देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, बैक बॉन्डिंग देखेंगे, फिर उसके बाद में इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 2 3 4 एंड ये 7 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास में। ये यहाँ पे एक 2 डिग्री का अल्फा हाइड्रोजन है, 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है जिसमें 3 टोटल, यस ओके, 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगले पे आ जाओ, अगेन 2 डिग्री है बट यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और लास्ट जो आपका है ये 1 डिग्री है, इसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आपका फर्स्ट, तो ऑप्शन होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगेन मैच द फॉलोइंग है। आपको बताना है कि ये कन्वर्जन करवाने के लिए कौन से रिएजेंट अप्रोप्रिएट रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है, ये एक एल्कीन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, साइक्लोकीटोन के अंदर, ठीक है। ये ब्रेक डाउन करना, एल्कीन से कीटोन बनाना, आपको याद है अगर ये रिएक्शन हम ओजोनोलाइसिस करवाएं तो यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट बनेगा ना कीटोन, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट का फोर्थ। बेंजीन से एसीटोफिनॉन बनाना, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, इसके लिए अप्रोप्रिएट ये रहेगा, ठीक है, और फर्स्ट के लिए फोर्थ। फिनॉल से अगर आपको बनाना है कीटोन तो उसके लिए CrO3, एनसीईआरटी का रिएजेंट। और लास्ट है एल्काइल बेंजीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना, KMnO4 इन बेसिक मीडियम, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर होगा ए में फोर्थ, 2 ऑप्शन है बी एंड सी, बी एंड डी, ठीक है। बी में आएगा फर्स्ट, ये भी कॉमन है। सी में है आपका सेकंड, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा फोर्थ ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, आपको स्टेटमेंट में से राइट और रॉन्ग बताना है। एनिलीन डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, सही बात है, एनिलीन सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है इसलिए ये अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देगा फ्रीडल-क्राफ्ट, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं देता है और ये भी नहीं देगा। स्टेटमेंट 2, एनिलीन कैन नॉट प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। एलिफेटिक अमाइंस ही बना सकते हो आप, एरोमेटिक तो बना नहीं सकते हो क्योंकि वो एसएन रिएक्शंस देते नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट आर ट्रू, तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपको बोला है अ कंपाउंड विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 हैज 2 टर्शरी कार्बन, इट्स IUPAC नेम इज। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लो। फर्स्ट में इन्होंने बोला है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन मीन्स 1 2 3 4 कार्बन एंड 2,2, देखो 4 डिग्री आ गया, 3 डिग्री नहीं है इसके अंदर, तो ये ऑप्शन तो गया। एनहेक्सेन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री पजेस करते हैं। नेक्स्ट है 2 मिथाइल पेंटेन, देखो 2 मिथाइल पेंटेन 1 2 3 4 5 और ये एक ही 1 डिग्री है, जबकि उन्होंने 2 1 डिग्री बोला, 2 3 डिग्री बोला, यहाँ पे एक ही 3 डिग्री है। और लास्ट ऑप्शन है 2 3 डाइमिथाइल, इसकी स्ट्रक्चर बनेगी 1 2 3 4 कार्बन, एक 2 पे मिथाइल और एक 3 पे है, ओके, तो इसका आंसर होगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना इसी के अंदर, फाइलिंग सॉल्यूशन एज, अगेन एनसीईआरटी की लाइन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फाइलिंग सॉल्यूशन बी तो होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट विच इज रॉशेल सॉल्ट, और ए होगा आपका एक्वस कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये आया है आपका प्योरिफिकेशन से। ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, सॉलिड टू वेपर मतलब सब्लिमेशन स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, द टेक्निक यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सच सॉलिड सब्सटेंसेस इज बेस्ड ऑन सब्लिमेशन, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द रिएजेंट्स विथ विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट। अब देखो ये ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले थे, ग्लूकोज शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, एक तो इससे रिएक्शन नहीं करेगा, HCl से साइनोआइडिन बनाता है, इससे हाइड्रोक्साइलामाइन, सोडियम बाइसल्फाइड से भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसका आंसर होगा आपका मतलब बी और डी से नहीं कर रहा, बी और ई, तो फोर्थ ऑप्शन होगा बी एंड ई। क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें पूछा है द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट। अब इसका आंसर क्या होगा, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, जो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। अब अगर यहाँ से ब्रोमीन हटे तो इधर बनेगा आपका कार्बोकेटाइन जो कि एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज रेजोनेंस से स्टेबल है। जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा वो केवल
हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होगा। ये तो बॉन्ड देखो टूटेगा ही नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यहाँ पे आपका 2 डिग्री है तो इंडक्टिव एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बोकेटायन होगा वो होगा बेटा आपका फर्स्ट, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब ये आया है आपका स्टेटमेंट दे रखा है, वही चीज बतानी है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन्स एज फॉलोज, एन पेंटेन का सबसे ज्यादा, आइसोपेंटेन का उससे कम, नियोपेंटेन का उससे कम। वो था कि ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ध्यान रखना, तो ये चीज सही है। स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन्स अ शेप ऑफ स्फीयर, दिस रिजल्ट्स in smaller surface area for contact, due to which the intermolecular forces between the spherical molecules are weak, thereby lowering the boiling point. Okay, सही है दोनों स्टेटमेंट, तो यहाँ पे both statements are correct. देखो बेटा, इसमें पूछा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, बहुत बार पढ़ा है आप लोगों ने, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मीनिंग क्या हो गया, विद इन अ मॉलिक्यूल, तो इसका आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, होप आपको ये क्लियर दिख रहा हो। फॉर द गिवन रिएक्शन, एक एल्कीन दी है और KMnO4 दिया है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में KMnO4 एल्कीन को ब्रेक डाउन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो आपसे पूछा है मेजर प्रोडक्ट P कौन होगा, तो इसके अंदर बेटा फर्स्ट में तो कीटोन है, ये नहीं होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लाइकॉल भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। जब अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से करवाते हैं, PCl5 से करवाते हैं, तो जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो कौन से होंगे, तो आपको पता होगा जब RCl से करवाते थे तब बनता था आपका H3PO3, ठीक है, और जब PCl5 से कराते थे तो क्या बनता था, POCl3, तो ये ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो एल्काइल हैलाइड है, आयोडाइड दिया और उसकी NaCN से रिएक्शन कराई है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 CN, बना साइनाइड। अब इसकी रिएक्शन करवाई है, मतलब इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराया है। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं और पार्शियल से क्या बनेंगे, एमाइड। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा सेकेंड नंबर का वो होगा आपका एमाइड, ठीक है। और फिर एमाइड की रिएक्शन NaOH ब्रोमीन से कराई है, हॉफमान ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन, यहाँ से एक ये CO हटेगा और ये 3 कार्बन वाला अमाइन बनेगा, तो प्रोपाइल अमाइन इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रह गया था। अमंग ग्रुप 16 विच डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एज यू नो अप टू डाउन जब मूव करते हैं तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होंगे, तो जब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होंगे तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो पोलोनियम आपका -2 शो नहीं करता। तो इसके साथ में बेटा आपका पेपर सॉल्यूशन हुआ कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।